तो इस वीडियो में हम परमाणु और आयनिक त्रिज्या की बात करेंगे। तो जब भी हम परमाणु की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ इस तरह से परमाणु की संरचना आती है। तो बीच में यहाँ पर नाभिक रहेगा और इस तरह से कोश या कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो अगर हमें परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो हम केंद्र बिंदु से नाभिक से सबसे बाह्यतम कोश की दूरी निकालेंगे और उसी को हम परमाणु त्रिज्या बोलेंगे। तो अगर हम यह मान लें कि ये नाभिक है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बोल दें कि यह परमाणु त्रिज्या है, तो हम यहाँ पर यह मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वह यहाँ पर इस कोश में चक्कर लगा रहा है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो पथ है या इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रायिकता या संभावना होती है वो कहीं एक जगह पर 100% नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के आसपास एक क्षेत्र में मिलता है या एक क्षेत्र में मिलने की संभावना होती है। तो हम निश्चित तौर पर यह नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा। तो ये बोलना गलत होगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही परमाणु त्रिज्या है, क्योंकि वास्तव में जो परमाणु होता है उसकी संरचना कुछ इस तरह से हम बताते हैं कि बीच में नाभिक है और उसके आसपास एक क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता कुछ न कुछ होती है। जहां प्रायिकता अधिकतम होती है उस क्षेत्र को हम कक्षक बोल दिया करते हैं। तो किसी एक विलगित परमाणु में, किसी अकेले परमाणु में त्रिज्या निकालना मुश्किल है, इसलिए हम बंधित अवस्था में परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आपके पास दो परमाणु हैं और इन दोनों के बीच सहसंयोजक बंध बना हुआ है। दोनों के अंतर्नाभिकी दूरी को हम बंध लंबाई कहा करते हैं, जिसे हमने डी से प्रदर्शित किया है। यह एक परमाणु का नाभिक और ये वाला इस परमाणु का नाभिक है। इन दोनों के नाभिक के बीच की जो दूरी होती है उसे हम बंध लंबाई कहा करते हैं। अच्छा, इस बंध लंबाई को अगर हम दो भागों में विभाजित कर दें, मतलब हमें यह दूरी प्राप्त होगी और इस दूरी को मैं सहसंयोजक त्रिज्या बोलूंगा। तो जब दो समान परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो वहां पर परमाणु की जो त्रिज्या होती है उसे हम सहसंयोजक त्रिज्या बोलते हैं और वह बंध लंबाई के आधे भाग के बराबर होती है। तो कुछ इस तरह से हम बंधित अवस्था में त्रिज्या को परिभाषित करते हैं। अब हम बात करेंगे कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में या त्रिज्या में क्या परिवर्तन होते हैं। तो आपके पास पहले वर्ग में यहाँ पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है। हमें पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए नाभिक में एक प्रोटॉन उपस्थित होगा और पहले कोश में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। तो हाइड्रोजन में कोश की संख्या 1 है, पहले कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो यहाँ पर अगर त्रिज्या की बात करें हम, तो नाभिक से इस बाह्यतम कोश संयोजी कोश की दूरी को हम त्रिज्या बोल सकते हैं। वहीं पर अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम में 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो प्रोटॉन तो नाभिक में उपस्थित होंगे, नाभिक में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी उपस्थित होंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वह बाहर कोश में उपस्थित होंगे। पहले कोश में आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और दूसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो सबसे बाहर की कोश की अगर दूरी देखेंगे हम, तो वह दूरी हाइड्रोजन में जो हमने दूरी देखी थी उसकी अपेक्षा अधिक होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोशों की संख्या अधिक होने के कारण लिथियम का जो परमाणु आकार है या परमाणु त्रिज्या है वह हाइड्रोजन से अधिक होती है। तो हम यहाँ पर एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। कारण इसका यह है कि कोशों की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक से संयोजी कोश की दूरी बढ़ जाती है। चलिए, अब हम यह समझते हैं कि किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। तो यह आपके पास में दूसरा आवर्त है और दूसरे आवर्त में जो सबसे पहला तत्व है आपके पास वो है लिथियम और उसके बाद में बेरिलियम। तो अगर हम लिथियम की संरचना बनाएं तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। 3 प्रोटॉन नाभिक में होने के कारण नाभिक के ऊपर कुल मिलाकर के +3 का आवेश उपस्थित है और 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोश में और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में उपस्थित है। नाभिक में धनावेश होने के कारण यह जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है यह नाभिक की ओर आकर्षित हो रहा है और आंतरिक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो पहले कोश के इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को
प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश उपस्थित होता है तो समान आवेश होने के कारण यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो पहले कोश के दोनों इलेक्ट्रॉन इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, जिसके कारण जो नाभिकीय आवेश संयोजी इलेक्ट्रॉन को अनुभव होना चाहिए वह थोड़ा कम हो जाता है, और उस कम हुए नाभिकीय आवेश को हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहा करते हैं। अब अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में भी आप देखें आंतरिक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। मतलब जो प्रतिकर्षण होगा वह ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देखें नाभिक में 4 प्रोटॉन उपस्थित है, जिसके कारण जो आकर्षण बल होगा वह इन इलेक्ट्रॉनों को अधिक अनुभव होगा। मतलब यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है। प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होने के कारण जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे, और ज्यादा आकर्षित होने के कारण इसका जो आकार है वह कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि लिथियम का आकार बेरिलियम की तुलना में अधिक है, कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बेरिलियम में अधिक होता है। तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसकी वजह से परमाणु आकार कम हो जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं आयनिक त्रिज्या की। जैसा कि नाम से आपको दिखाई दे रहा है, किसी आयन में नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी को हम आयनिक त्रिज्या कहेंगे। इसे हम धनायन के लिए भी परिभाषित कर सकते हैं, ऋणायन के लिए भी परिभाषित कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए आपके पास यहाँ पर लिथियम का परमाणु है, यह एक उदासीन परमाणु है। अब लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल दें तो यहाँ पर Li पॉजिटिव का निर्माण होगा। तो जब लिथियम को हम आयन में परिवर्तित करते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। यह इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस दूसरे कोश से ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकला तो अब आपको जो लिथियम आयन है, Li पॉजिटिव आयन जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कोश थे। तो अगर हम यहाँ पर त्रिज्या की बात करें तो नाभिक से दूसरे कोश की दूरी देखनी है, लेकिन यहाँ पर अगर त्रिज्या की बात करें तो नाभिक से हमें सिर्फ पहले कोश की ही दूरी देखनी है, क्योंकि यहाँ पर बाह्यतम कोश कौन सा हो गया, ये पहला वाला कोश ही हो गया है। तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि Li पॉजिटिव आयन का जो आकार है वो कम है Li की तुलना में। तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उदासीन परमाणु की अपेक्षा धनायन का जो आकार होता है वो छोटा होता है। अब हम ऋणायन की बात करते हैं। क्लोरीन का उदाहरण लेते हैं। Cl परमाणु से Cl माइनस का निर्माण कैसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। तो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और Cl माइनस का निर्माण किया है। अब ये मान लेते हैं कि ये आपके पास में Cl का परमाणु है और Cl माइनस का परमाणु कुछ इस तरह से रहेगा। कहने का मतलब है कि ऋणायन जो रहेगा वह उदासीन परमाणु की अपेक्षा बड़ा रहेगा। ऐसा क्यों है, इसे समझते हैं। तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कुछ इस तरह से होता है। संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जब इसने एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, और जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो आकार जो है वह बढ़ेगा। तो हम यह बोलेंगे कि ऋणायन में अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण होने के कारण इनका आकार उदासीन परमाणु की अपेक्षा बढ़ जाता है।